Hello friends, welcome to session 7 of our chapter cost and revenue. लास्ट सेशन में हम लोगों ने समझा था कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या होता है। ये वाले सेशन में हम सीखेंगे कि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर क्या होता है और वो किस तरह से अपना रोल प्ले करता है। तो चलो लेट्स कंटिन्यू। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, यानी जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो कहां से डिराइव होता है? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व से डिराइव होता है। Because the long run marginal cost curve is related to long run cost curve in the same way. देखो साफ साफ लिखा है because the long run marginal cost curve कि long run जो marginal cost curve होता है it is related to the long run cost curve in the same way as the short run marginal cost curve is related to the short run average cost curve. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जो रिलेशन शॉर्ट रन में मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बीच में होता है, सेम रिलेशन लॉन्ग रन में वो लोग एक दूसरे से फॉलो करते हैं। फिगर 8.13 जो कि यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है, फिगर 8.13 shows that how long run marginal cost curve is derived from a long run average cost curve. LAC envelops a family of short-run average cost curve and marginal cost curve. यहाँ फिगर 8.13 दिया है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, आई थिंक यहाँ मिसप्रिंटिंग है। ये फिगर 1.84 है। ठीक है, अभी हम लोग फिगर में जाएंगे, पहले इसको रीड कर लेते हैं। तो ये क्या बता रहा है? इस फिगर में हम लोग को दिखाया गया है कि किस तरह से बहुत सारा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व मिला के एक लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनता है और उन सब की मदद से ही हम लोग लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी डिराइव करते हैं। सपोज OM इज द आउटपुट, देखो अब यहाँ पर बोल रहा है रिफर टू 8.14। तो सपोज OM इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड, then it must be produced on LAC curve at point P, whereas SAC1 is the tangent to LAC. ठीक है, thus OM output will be produced with plant corresponding to SAC1 and SMC1। अब ये SAC1 SMC1 क्या है? चलो अब डायग्राम में आते हैं हम लोग। क्या समझाया कि ये हम लोग का शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 1 है, पहला वाला शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है, और यहाँ पर जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो ये वाला है जो मैं बना रहा हूँ रेड से। अब ये बोलना चाह रहा है कि जब हम OM अमाउंट ऑफ आउटपुट बनाएंगे तो इनिशियली तो हम लोग लॉन्ग रन के बारे में सोचते नहीं है। एक्चुअली में लॉन्ग रन बोल के कुछ नहीं होता है, हम लोग शॉर्ट रन डिसीजन लेते जाते हैं और वही शॉर्ट रन धीरे 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 अपने आप लॉन्ग रन की तरफ हम लोग को ले जाता है। तो बोल रहा है कि शुरू में जब जब हम OM अमाउंट ऑफ आउटपुट बनाएंगे तो मेरा जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो होगा वो SAC1 होगा और मार्जिनल कॉस्ट SMC1 होगा। ठीक है, फिर आगे अगर हम लोग आउटपुट को और बढ़ाते हैं, सपोज OM1 तक लेके जाते हैं, तो उस समय मेरा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट SAC2 होगा और मार्जिनल कॉस्ट SMC2 होगा। एंड अगर हम फिर डिसाइड करते हैं कि M2 तक ले जाना है तो उस समय मेरा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व SAC3 होगा और मार्जिनल कॉस्ट SMC3 होगा। अब इन सबको टेंजेंट बनाते हुए, ठीक है, इन सबको देखते हुए एक पूरा टेंजेंट बनाते हुए बनता है मेरा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो हमने पिछले सेशन में सीखा था। ठीक है, इससे मदद से बनता है मेरा, इन तीनों या चारों जो भी है उसके मदद से बनता है मेरा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। और फिर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का जो सबसे मिनिमम पॉइंट होता है तो वो SMC2 का भी मिनिमम पॉइंट है और SAC2 का मिनिमम पॉइंट है और SMC2 के लिए वो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वहीं से मेरा लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट भी होके गुजरता है, बट ये थोड़ा फ्लैटर होता है। तो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कहाँ मिलता है? जहां पर मेरा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट होता है, जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं,
देखो यहाँ पर ये जो मिनिमम पॉइंट है मेरा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का, वहीं से मेरा लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट गुजरता है। ठीक है, समझ में आ गया डायग्राम से? अब एक बार बुक से पढ़ लेते हैं। Corresponding to this tangency point P, तो corresponding to this जो tangency point P है between short run average cost 1 and the long run average cost LAC, there is a point A, तो वहां पर एक पॉइंट क्या है, एक पॉइंट A है on the short run marginal cost curve SMC 1। ठीक है, कहां से वो पॉइंट A आ रहा है, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व SMC 1 से आ रहा है। अब क्वेश्चन आता है सर P कहां पर है, A कहां पर है, तो यहाँ देखो दिस इज द पॉइंट P विच इज टेंजेंट, ठीक है, वहां से LAC गुजर रहा है, और ये SMC 1 है, और SMC 1 के वहां से LMC 1 इस पॉइंट A पे काटते हुए गुजर रहा है। ठीक है, between LAC and SAC 2, सॉरी नहीं कहां पर था, हाँ, this signifies that OM level of output, at OM level of output the long run marginal cost is MA। तो OM पे जब आएंगे तो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कितना हो जाएगा, MA हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो, तो लॉन्ग रन जो मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा, लॉन्ग रन जो कॉस्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, MA, दिस वन। तो ये मेरा कॉस्ट हो जाएगा इन लॉन्ग रन। ठीक है, जबकि शॉर्ट रन में अगर हम जाते तो फिर क्या पर हो जाता, यहाँ मार्जिनल कॉस्ट, दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है ना, ठीक है, तो दिस सिग्निफाइज दैट एट OM लेवल ऑफ आउटपुट द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इज MA। तो MA क्या है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है। सिमिलरली इफ OM1 आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड इन द लॉन्ग रन, इट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट P1। तो अगर लॉन्ग रन में हम लोग मतलब OM1 आउटपुट निकालना चाहते हैं तो वो किस पॉइंट पे निकलना चाहिए, P1 पे, which the tangency point between LAC and SAC2। This point of tangency P1 is also the point on SMC2 corresponding to output OM1। तो देखो ये सब बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करना इतना का अपने को जरूरत नहीं है इनफैक्ट। ठीक है, लॉजिकली मैंने समझा दिया कि किस तरह से हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को किस पॉइंट पे डायग्राम में जाना पड़ेगा। आई थिंक वी शुड स्किप दिस, इसमें इतना डिटेल में जाने का जरूरत भी नहीं है और ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, हाँ ये डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है, और मैंने जो वर्बली समझाया ना कि किस तरह से SMC ये लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट निकलता है, उसको थोड़ा सा अपने वर्डिंग्स में लिखेंगे तो आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगा। इतना टेक्निकल लैंग्वेज जानने का हम लोग को जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं सिंपल भाषा में एक बार दोबारा समझा देता हूँ, इसको ध्यान से समझना। ये लोग बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम OM आउटपुट डिसाइड करते हैं लॉन्ग रन में, तो फिर मेरा मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा एट पॉइंट A। सिमिलरली अगर हम लॉन्ग रन में डिसाइड करेंगे कि हमको OM1 अमाउंट ऑफ आउटपुट निकालना है, तो वहां पर मेरा कौन सा होगा पॉइंट, वो हो जाएगा मेरा ये पॉइंट P1 which is corresponding to SAC2 and SMC2 also। और आगे अगर हम M2 तक प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो मेरा पॉइंट जो आएगा वो P2 आएगा। ठीक है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मेरा P2 आएगा, जबकि जो मेरा लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट निकलेगा वो मार्जिनल कॉस्ट मेरा कहाँ पर हमको बनाना पड़ेगा, इसके यहाँ पर मेरा मार्जिनल कॉस्ट, तो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट यहाँ से जा रहा है, बट वहां पर हम आउटपुट नहीं बना पाएंगे क्योंकि मेरा कॉस्ट ये है, तो मेरा मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर आएगा, पॉइंट B पर है। ठीक है, इतना ही वो लोग समझाना चाह रहे हैं, इसको अपने लोग सिंपल भाषा में एग्जाम में लिखना पड़ेगा तो लिख दीजिए। अब हम लोग आ जाते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। तो दोनों में ऑलमोस्ट वैसा ही रिलेशन है जैसा शॉर्ट रन में था। So long run average cost and long run marginal cost curves are both U-shaped। तो important क्या है कि दोनों के दोनों जो क्या है, they are U-shaped, दोनों के दोनों U-shaped। This is important। ठीक है, this has been illustrated in the following figure 8.15। इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं। It may be noted here that relationship between LAC and LMC is same as between SAC and SMC।
तो जो शॉर्ट रन में रिलेशन था एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में, एग्जैक्टली वही रिलेशन लॉन्ग रन में भी है। क्या देख सकते हैं हम लोग कि एज लॉन्ग एज मार्जिनल कॉस्ट इज बिलो या इज लेस देन द एवरेज कॉस्ट इज फॉलिंग, एवरेज कॉस्ट तब तक गिर रहा है। फिर उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट धीरे धीरे राइज होना चालू किया बट एवरेज कॉस्ट इज स्टिल फॉलिंग। एक पॉइंट आएगा जहां मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट इक्वल हो जाएगा, वहां पर मेरा एवरेज कॉस्ट विल बी मिनिमम। उसके बाद जब मार्जिनल कॉस्ट विल बी हायर देन द एवरेज कॉस्ट विल आल्सो स्टार्ट राइजिंग, एवरेज कॉस्ट भी बढ़ने लगे। तो ये जो रिलेशन शॉर्ट रन में पड़े थे वही सेम रिलेशन यहाँ पर लॉन्ग रन में भी है। The relationship between LAC and LMC may be summed up as under. Number A, when LAC curve falls, LMC curve will lie below the LAC. तो जब तक मेरा एवरेज कॉस्ट गिर रहा है तो मेरा मार्जिनल कॉस्ट कहाँ होगा, इट विल बी बिलो द एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है, इन द फिगर दिस हैपेंस अप टू OM लेवल। फिगर में हम लोग कहाँ तक देख सकते हैं, ये OM लेवल तक हम लोग देख सकते हैं कि ऐसा हो रहा है कि जब तक मेरा LAC गिर रहा है तब तक मार्जिनल कॉस्ट इज बिलो द LAC। LMC कर्व पासेस थ्रू द मिनिमम पॉइंट ऑफ LAC कर्व। तो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कहां से पास करता है, एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट से पास करता है। इन अदर वर्ड्स, एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ LAC कर्व, जहां पर LAC कर्व का मिनिमम पॉइंट है, LAC इज इक्वल टू LMC। और ये कहां पर हो रहा है, दिस इज हैपनिंग एट पॉइंट OM। जहां पर OM लेवल ऑफ आउटपुट है वहां पर एग्जैक्टली ये हो रहा है जहां पर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। कमिंग टू पॉइंट C, when LAC curves rises, जब LAC कर्व बढ़ने लगता है बियॉन्ड OM, then LMC कर्व will remain above LAC कर्व। यानी जब LAC कर्व बढ़ना चालू होगा तो LMC उसके पहले भाग जाएगा। जब वो गिरना चालू होता है तो मार्जिनल कॉस्ट उससे ज्यादा गिरता है, और जब वो बढ़ता है तो मार्जिनल कॉस्ट उससे ज्यादा बढ़ता है। यानी मार्जिनल कॉस्ट में सेंसिटिविटी या रिस्पॉन्सिवनेस कंपैरेटिवली ज्यादा है। यानी LAC गिरेगा तो वो उससे भी ज्यादा गिरेगा, और LAC बढ़ेगा तो वो उससे भी ज्यादा बढ़ेगा। U shape of LAC curve implies the U shape of LMC curve। तो LAC कर्व का U shape है तो उसी के वजह से LMC कर्व भी U shape होता है। This is different in nature from the short run where U shape of marginal cost curve implies U shape of average cost curve। देखो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस बता रहा है बट ये माइन्यूट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बोल रहा है कि लॉन्ग रन में क्या होता है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट यू शेप होता है उसकी वजह से मार्जिनल कॉस्ट यू शेप होता है, जबकि शॉर्ट रन में क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट यू शेप होता है उसकी वजह से एवरेज कॉस्ट यू शेप। ठीक है, अब आता है रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। सो relationship between LAC and SAC can be explained with the help of diagram given in 8.16। क्या बोल रहा है, ये डायग्राम है, देखो यहाँ पर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या है, ज्यादा कर्व। ठीक है, इट इज नॉट दैट फ्लैट, जबकि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या है, ये फ्लैटर। तो क्या बता रहा है, वी नो दैट शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट ऑफ अ सिंगल प्लांट व्हेयरएज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। पॉइंट नंबर 1, लाइक SAC and SMC, LAC and LMC are also U-shaped, but the latter are more flatter than the former। ठीक है, जो मैंने बताया कि SAC कर्व भी U शेप होता है, LAC भी U शेप होता है, बट क्या होता है, LAC ज्यादा फ्लैट है और SAC थोड़ा सा कर्व है। SAC ऐसा है और LAC क्या है, थोड़ा सा इस तरह से फ्लैट होके गया हुआ है ना, देख सकते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट फ्लैट है, शॉर्ट रन वाला फ्लैट नहीं होता है, ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज ऑफ द रीजन दैट इन द लॉन्ग रन द फर्म हैज द चॉइस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लॉन्ग रन में फर्म के पास चॉइस है टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लांट साइज टू अनदर टू कीप पर यूनिट कॉस्ट टू द मिनिमम। यानी पर यूनिट कॉस्ट को मिनिमम रखने के लिए उसके पास चॉइस है कि वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में शिफ्ट हो सकता है। सच अ चॉइस इज नॉट अवेलेबल इन शॉर्ट रन।
बल्कि शॉर्ट रन में ये चॉइस हम लोग के पास अवेलेबल नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर ऐसा आए कि व्हाई इज लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व मच फ्लैटर देन द शॉर्ट रन, तो हम लोग ये आंसर लिख सकते हैं। नंबर 2, एलएसी कैन नॉट बी मोर देन एसएसी। एलएसी कभी भी एसएसी से ज्यादा नहीं होगा। इट इज सो बिकॉज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज टेंजेंट टू शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। In other words, no point on SSE curve can lie below LSE curve. तो ऐसा कोई भी पॉइंट SSE कर्व में नहीं है जो LSE के बिलो। क्यों? क्योंकि वो LSE जो है वो SSE का टेंजेंट है। SSE ऐसा है तो LSE तो क्या हो रहा है, LSE तो इसको हल्का सा टच करके जा रहा है। तो यहाँ पर टच कर रहा है तो टच तो नीचे से ही करना होगा, ऊपर जाके तो टच कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए LSE विल ऑलवेज बी लोअर देन SSE। ठीक है, एलएसी हमेशा एसएससी से नीचे होके गुजरेगी। नंबर 3, except to one SSE curve, LSE is not tangent to SSE curve at their minimum point. खाली एक ऐसा SSE कर्व होता है जो बीच वाला होता है या जहां पर मिनिमम पॉइंट होता है, वहीं पर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट टेंजेंट एग्जैक्टली बनाता है मिनिमम पॉइंट। तो वही बोल रहा है एक्सेप्ट वन, सिर्फ एक ही ऐसा एसएससी कर्व होता है जहां पर मिनिमम पॉइंट पे टेंजेंट बनता है। एलएससी इज नॉट टेंजेंट टू शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व एट द मिनिमम पॉइंट। टेंजेंट तो सब में होता है पर मिनिमम पॉइंट पे जो टेंजेंट हो वो सिर्फ एक ही होता है। जैसे ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है तो यहाँ पर ऐसा जाएगा तो मिनिमम पॉइंट यहाँ पर कहीं पर आ रहा है, यहाँ पर मिनिमम पॉइंट क्या होगा, ये वाला मिनिमम पॉइंट से टच करेगा। फिर यहाँ पर जब एस होगा तो यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर मिनिमम पॉइंट से नहीं होगा। फिर यहाँ पर ऐसा होगा तो यहाँ पर भी टेंजेंट जो बन रहा है मिनिमम पॉइंट पे नहीं बनेगा। तो बोल रहा है खाली एक ही पॉइंट ऐसा होगा जहां पर मिनिमम के साथ टेंजेंट बनाएगा। It will be tangent to SSE curve at its minimum point, which coincides with the minimum point of LSE curve. In other words, LSE curve will touch the optimum plant SSE at its lowest point. यानी जो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है वहीं पर वो लोएस्ट पॉइंट पे टच करता है, अदरवाइज वो लोएस्ट पॉइंट पे टच नहीं करता। ठीक है, हम लोग देखते हैं ना कि जैसे ये मेरा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है तो वो ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर यहाँ पर मिनिमम को टच करता है, यहाँ पर राइजिंग पार्ट को टच करता है। ठीक है, तो ये सब क्या हो रहा है, राइजिंग पार्ट को यहाँ पर फॉलिंग पार्ट को टच करते करते यहाँ पर मिनिमम पे पहुंचे और उसके बाद राइजिंग पार्ट को टच कर। तो सिर्फ एक ऐसा कर्व होता है जहां पर वो मिनिमम पॉइंट को टच करता है, जहां पर एलएससी का खुद का भी मिनिमम पॉइंट होता है। ठीक है, वही बताने का कोशिश कर। All other SSE curve will be touched by LSE curve either on their falling point, यानी मिनिमम पॉइंट का लेफ्ट वाला हिस्सा में सब में फॉलिंग पॉइंट पे टच करेगा, और ऑन द राइजिंग पॉइंट, और राइट वाले हिस्सा में सब जगह राइजिंग पॉइंट पे टच करेगा। अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाई इज LSE कर्व यू शेप, कि LSE कर्व आखिर यू शेप क्यों होता है। We know that the reason behind U shape of SSC and SMC curve are the laws of increasing and diminishing returns to variable factor। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं शॉर्ट रन में कि शॉर्ट रन कर्व जो होता है वो क्यों हम लोग का U shape होता है। These curves are U shape because due to increasing or diminishing returns to variable factor। These curves are governed by behavior of law of variable proportion। यानी ये जो कर्व है इसको कौन गवर्न करता है, they are governed by the behavior of law of variable proportion। The LSE and LMC curves on the other hand are governed by the behavior of returns to scale। ठीक है, तो LMC या लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को कौन गवर्न करता है, they are governed by returns to scale। Initially these curves decline। तो शुरू में ये जो कर्व है ये डिक्लाइन होता है बिकॉज ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। यानी जितना हम बिजनेस को स्केल अप करते जाते हैं उतना ज्यादा मेरे को क्या मिलने लगता है, मेरे को रिटर्न्स टू स्केल ज्यादा, यानी कंपैरेटिवली मेरे को बेनिफिट ज्यादा मिलता है।
तो इसीलिए शुरू शुरू में मेरा कॉस्ट गिरता है, क्योंकि आई एम गेटिंग मोर बेनिफिट, माय कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। यानी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट में यहाँ पर देखो ये वाला पॉइंट में वो गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? बिकॉज इसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रहा है। तो देयर इज एन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। Increasing returns to scale occur. Why? Because by increasing the scale of operations, greater division of labor and specialization becomes possible. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑफ स्केल बोल तो दिए कि होता है, बट क्वेश्चन आता है कि सर ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्यों होता है? जब हम बिजनेस को बढ़ाते हैं तो मेरे को ज्यादा बेनिफिट या कैसे मिलता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ज्यादा बेनिफिट हम लोग को मिलता है क्योंकि हम लोग प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर कर पाते हैं और स्पेशलाइजेशन कर पाते हैं। Besides, large scale production may permit the use of more productive and specialized machinery which was not possible at the lower scale. और ये अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम लार्ज स्केल में आते हैं तो हम शायद ऐसा मशीन खरीदना अफोर्ड कर सकते हैं जो कि पहले हम नहीं कर सकते थे, और उससे मेरा प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा हो जाता है। However, when the scale of production goes beyond a certain point, पर बढ़ाते बढ़ाते बिजनेस को जब एक हद से ज्यादा बढ़ा देते हैं ना, then diseconomies of scale start operating। तो उसके बाद क्या चालू हो जाता है? Diseconomies start हो जाता है। These diseconomies would put upward pressure on the cost of production। और ये diseconomy क्या करता है? ये upward pressure create करता है cost of production। तो यहाँ पर जहां कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा कम हो रहा था, बियॉन्ड दिस पॉइंट की ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन धीरे धीरे मेरा बढ़ना चालू है। फॉर एग्जाम्पल, इन लार्ज स्केल ऑपरेशंस, प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय राइट। तो कैसा प्रॉब्लम आना चालू होता है जिसके वजह से डिसइकोनॉमीज आता है? तो मैनेजमेंट में और एम्प्लॉय में या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, जिसके वजह से एम्प्लॉय लोग नाराज हो जाते हैं, स्ट्राइक्स होता है, लॉकआउट्स होता है। दिस मेक्स इट मोर डिफिकल्ट फॉर द एंटरप्रेन्योर टू ऑपरेट एफिशिएंटली। इन शॉर्ट, LAC decreases with an increase in output of the firm due to operation and internal economies, but after a point, the internal diseconomy of scale start operating। यानी जब तक हम शुरू में जब स्केल अप करते हैं तो हम अच्छा मशीन ला रहे हैं, क्वालिफाइड लेबर ला रहे हैं, स्पेशलाइजेशन हो रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर प्रॉपर हो रहा है, तो मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो वहां पर मेरा कॉस्टिंग कम होते जाता है और मेरा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कम होते जाता है। बट जब बिजनेस एक हद से ज्यादा बढ़ जाता है ना, उसके बाद हो सकता है कि हम बिजनेस को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, एम्प्लॉय को ठीक से हम उनके साथ रिलेशन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके वजह से इंटरनल डिसइकोनॉमीज चालू होता है। तो इंटरनल इकोनॉमीज जो शुरू में था वो क्या करता है? इंटरनल इकोनॉमीज रिड्यूस कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, एंड व्हेन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस इकोनॉमीज बिकम्स लेस एंड लेस पावरफुल and the strength of internal diseconomy of scale become more powerful, LAC will rise with an increase in। तो जैसे जैसे ये इकोनॉमी जो इंटरनल इकोनॉमीज का पावर कम होने लगता है और इंटरनल डिसइकोनॉमी का पावर बढ़ने लगता है, मेरा खर्चा फिर से बढ़ने लगता है और दोबारा से हम वो राइजिंग कॉस्ट कर्व में आ जाते हैं। ठीक है, अब आता है शिफ्ट ऑफ LAC कर्व। ये LAC कर्व शिफ्ट कैसे होता है? As explained above, the U shape of LAC is the result of internal economy। हम लोग को पता है कि जो U shape होता है वो किस वजह से होता है? इंटरनल इकोनॉमीज की वजह से, और थोड़ा देर बाद जब डिसइकोनॉमी चालू होता है तो ये इकोनॉमी और डिसइकोनॉमी की वजह से ये U shape चालू होता है। On the other hand, external economies and diseconomies bring about shift in the LAC curve। Very important। जो इंटरनल इकोनॉमी जब होता है तो ये गिर रहा होता है, जब इंटरनल डिसइकोनॉमी चालू होता है तो ये बढ़ना चालू होता है। तो ये जो गिरना और बढ़ना है यहाँ पर जो दिख रहा है, गिरना और बढ़ना, ये इंटरनल इकोनॉमी और डिसइकोनॉमी की वजह से होता है। पर जब एक्सटर्नल इकोनॉमी और डिसइकोनॉमी होने लगता है तब मेरा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या हो जाता है? पूरी तरह से शिफ्ट होने लगता है। So when the external economies are available to the firm as a result of expansion of industry, पूरा इंडस्ट्री एक्सपैंड हो रहा है जिसकी वजह से मुझे एक्सटर्नल बेनिफिट मिल रहा है, तो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट डिक्लाइन, तो पर यूनिट कॉस्ट मेरा बहुत घटने लगता है। एज अ रिजल्ट,
द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ऑफ द फर्म विल शिफ्ट डाउनवर्ड्स, क्योंकि खर्चा कम हो रहा है। तो पहले ये कर था, तो अभी ये कर यहाँ नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि खर्चा मेरा कम हो रहा है, क्योंकि मेरे को एक्सटर्नल इकोनॉमीज मिल रहा है। और अगर वही मेरा एक्सटर्नल इकोनॉमी के बदले एक्सटर्नल डिस इकोनॉमी होने लगेगा, तो ये खर्चा यहाँ से बढ़ के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, will shift downward from LAC to LAC1। देखो LAC से घट के LAC1 पे आ गया, as shown in the figure। And due to operation of external diseconomy, पर अगर ऑपरेशन बाहर में एक्सटर्नली किसी तरह का कोई डिसइकोनॉमी आ जाता है, then the curve will shift upward as shown by LAC2। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, मेरा लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व बढ़ जाएगा अगर किसी तरह का एक्सटर्नल डिसइकोनॉमी आ जाए। ठीक है, तो इजीली पूरा समझ में आया कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होता है, वो क्यों शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से ज्यादा फ्लैट होता है, वो यू शेप का क्यों होता है, फिर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व में क्या रिलेशनशिप होता है, फिर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट में क्या रिलेशनशिप होता है, ये सारा चीज हम लोग इस सेशन में समझे। तो आज के सेशन को यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट सेशन में आएंगे तो हम लोग थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे कि अभी जो हमने सीखा कि इंटरनल इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमी की वजह से मेरा यू शेप होता है, और फिर एक्सटर्नल इकोनॉमी मिलता है तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कम हो जाता है, एक्सटर्नल डिस इकोनॉमी होता है तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बढ़ जाता है। तो ये सारा चीज हम लोग जो पढ़े हम लोग समझेंगे डिटेल में कि किन किन वजह से मेरे को इंटरनल इकोनॉमी या डिस इकोनॉमी होता है और किन किन वजह से मेरे को एक्सटर्नल इकोनॉमी या डिस इकोनॉमी हो सकता है। तो ये सारा चीज हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।